हेलो बच्चों। अभी तक हमने जो अपना ये सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट किया था, इसमें मैंने आपको हेनरी फ्योल के सिद्धांत बताए थे। तो जो प्रबंध के सिद्धांत है वो क्या करते हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आप किस प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हो। मतलब किसी भी प्रबंधक को किस प्रकार से अपनी फैक्ट्री में काम करवाना चाहिए, अपनी लेबर से, अपने सबॉर्डिनेट्स हैं जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं, उन लोगों से किस प्रकार काम करवाना चाहिए, उन काम को करवाने के तरीक़ों के बारे में हमने प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ा था। तो प्रबंध के सिद्धांत दिए थे हेनरी फ्योल ने, वो दिए थे 14 नंबर, यानी कि टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए गए थे हेनरी फ्योल के द्वारा। इसी प्रकार से अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक प्रबंध की। तो वैज्ञानिक प्रबंध भी प्रबंध के सिद्धांत ही एक प्रकार से सिद्धांत हैं और तकनीक है। तो ये सिद्धांत और तकनीक दिए गए हैं F.W. टेलर के द्वारा। F.W. टेलर, जिस तरह से हेनरी फ्योल द्वारा सिद्धांत दिए गए थे, उसी प्रकार से वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये दिया गया है F.W. टेलर के द्वारा। ये F.W. टेलर कौन थे? ये भी एक प्रबंध शास्त्री थे। इनकी खुद की फैक्ट्री थी, खुद की कंपनी थी। तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री के अंदर वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाया, तो इससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो अपनी जब इन्होंने बुक लिखी तो उसी के अंतर्गत इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध की जो तकनीकें हैं उसके बारे में व्याख्यान दिया, उसके बारे में लिखा। तो आम जनता को भी, ये जो आम प्रबंधक हैं, सामान्य तौर पे जो प्रबंधक अपनी फैक्ट्री में काम करवाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने इन सिद्धांतों को बताया कि अगर आप अपनी फैक्ट्री में प्रयोग करोगे तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बात करते हैं अब अपने सेकंड टॉपिक की, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांतों के पश्चात। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वैज्ञानिक प्रबंध का क्या अर्थ है और इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो वैज्ञानिक प्रबंध, नाम से पता चल रहा है, इनके ये जो दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को अगर अलग अलग तोड़ा जाए तो प्रबंध तो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट करना, और वैज्ञानिक यानी कि विज्ञान, साइंस। तो जब हम प्रबंध में मैनेजमेंट करते समय हम साइंस का ज़्यादा प्रयोग करें तो उस चीज़ को क्या बोला जाएगा? साइंस के द्वारा मैनेजमेंट करना। इसी चीज़ को क्या कहेंगे? वैज्ञानिक प्रबंध या साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसको देखो, अर्थ मैंने लिखा है, इसका अर्थ है प्रबंध को वैज्ञानिक ढंग से करना, यानी कि मैनेजमेंट को साइंटिफिक तरीके से करना। अब जैसे आप देख लीजिए, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इस समय, लेकिन फेस टू फेस क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो ये पढ़ाने में साइंस का प्रयोग किया है हमने, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से जब हम मैनेजमेंट करें, अपनी फैक्ट्री में मैनेजमेंट करें, तो मैनेजमेंट करते टाइम साइंस का प्रयोग किया जाए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, नई नई टेक्निक्स का प्रयोग किया जाए, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे हम? साइंटिफिक मैनेजमेंट। बड़ी बड़ी कंपनियां इस समय, कोरोना का जो इस समय सेशन चल रहा है, कोरोना जो पेंडेमिक चल रहा है, इस समय बड़ी बड़ी कंपनियां ऑनलाइन अपने वर्कर्स से काम करवा रही है। ऑनलाइन उनको काम दिया जाता है, ऑनलाइन उनसे ही रिकवरी की जाती है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, रॉ डाटा उनको दिया जाता है और कंप्लीट डाटा उनसे लिया जाता है। आजकल हर चीज़ के अंदर साइंस का प्रयोग होने लगा है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा है, क्योंकि फेस टू फेस मिलना आजकल बहुत सोशल डिस्टेंसिंग होने की वजह से मिलना कम है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। बाकी आप ये देख लीजिए कि जब प्रबंध को, यानी कि मैनेजमेंट कराते टाइम आप साइंस की, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, तो इस चीज़ को क्या बोला जाएगा? मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ साइंस। मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ साइंस। तो इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? साइंस के द्वारा मैनेजमेंट, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट। आगे एक्सप्लेन किया है, अर्थात प्रबंध करते समय पुरानी तथा रूढ़िवादी तकनीकों, जो पुरानी टेक्निक है, पुरानी टेक्निक कोई बेकार नहीं थी, लेकिन आज के संदर्भ में वो बेकार हो चुकी है। पूरी तरह बेकार ना भी हो, लेकिन उनका आज के समय में यूज़ कर पाना वो खर्चे को बढ़ा रहा है। टाइम की जो है खपत ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तो उस चीज़ को छोड़ करके अगर हम नए नए तकनीकों का प्रयोग करेंगे तो इसी चीज़ को हम ज़्यादा फ़ायदा भी कमाएंगे, और इसी चीज़ का हम क्या कहलाते हैं? इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? वैज्ञानिक प्रबंध। तो प्रबंध करते समय पुरानी तथा रूढ़िवादी तकनीकों तथा कार्य प्रणालियों को छोड़कर उनके स्थान पर वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। अब ये तकनीक है क्या क्या, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत जो दिए गए थे बाय F.W. टेलर, लिख भी देता हूँ यहाँ पर नाम, बाय F.W. टेलर। F.W. टेलर, फेडरिक विंस्लो टेलर, फेडरिक विंस्लो टेलर। जिस तरह से हेनरी फ्योल ने अपने सिद्धांत दिए थे, उसी प्रकार से F.W. टेलर ने भी अपने सिद्धांत दिए हैं।
लेकिन सिद्धांतों की संख्या थोड़ी कम है। तो जितने भी 4 या 5 हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा था कि आप मैनेजमेंट कीजिए, लेकिन साइंस का प्रयोग करते समय कीजिए, यानी कि विद द हेल्प ऑफ साइंस कीजिए। तो ये एफ.डब्ल्यू. टेलर की स्टेटमेंट थी। और हेनरी फ्योल ज़्यादातर मानवतावादी बातों में विचार करते थे। उनके समय में जो उन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे वो उस समय के सिनारियों के हिसाब से, वैसे खैर अभी भी इनका प्रयोग किया जाता है हेनरी फ्योल के सिद्धांतों का, लेकिन फिर भी उनके सिद्धांत 14 थे। यहाँ पे इनके सिद्धांत एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांत 4 और 5 है। मैं आपको 4 ही पढ़ाऊँगा, तो उसी से ही मतलब मेन वही मान करके चलिए कि 4 सिद्धांत है। तो सबसे पहला सिद्धांत दिया गया है इनके द्वारा, विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता। जो मैं लिख रहा हूँ उसी से ही आपको क्लियर होता चला जाएगा कि क्या सिद्धांत है, लेकिन आप इसमें स्टेटमेंट में चेंज मत कीजिएगा। अंदर की एक्सप्लेनेशन तो जो आप लिखना हो अपने हिसाब से लिखिए, लेकिन जो मेन हेडिंग है उसको मत बदलिएगा, क्योंकि जैसी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मतलब जैसी हेडिंग यहाँ पर डली हुई है वही हेडिंग आप डालिएगा। तो सबसे पहला सिद्धांत क्या दिया इन्होंने, विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता यानी कि पुरानी विचारधाराओं के स्थान पर आपको किसका प्रयोग करना है, विज्ञान का। ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलर ने कहा था। बाकी आप खुद भी इस बात में समझदार हैं कि रूढ़िवादिता जितनी जल्दी छोड़ोगे उतना अच्छा है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे पहला सिद्धांत क्या दिया है कि रूढ़िवादिता को छोड़ो, पुरानी विचारधाराओं को छोड़ो और अब इस समय किसका प्रयोग करो, विज्ञान का प्रयोग करो। तो खैर ये जो सिद्धांत दिए जाते हैं एज इट इज़ लैंग्वेज वही की वही लिखी जाती है। थोड़ा सा आप अपने शब्दों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा फेरबदल की गुंजाइश नहीं होती। तो रूढ़िवादिता के स्थान पर विज्ञान का प्रयोग करना, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर का पहला सिद्धांत है। दूसरा उन्होंने कहा मैत्री कॉमा ना कि मतभेद। मैत्री होनी चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। आपकी फैक्ट्री के अंदर, आपकी फैक्ट्री हो या आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो उसमें 2 पक्ष निकल करके आ जाते हैं। एक हो जाता है कर्मचारी पक्ष, चाहे वहाँ पे मैनेजर हो, चाहे वहाँ पे कर्मचारी हो, चाहे निम्न स्तर के मैनेजर हो, चाहे मिडिल लेवल के मैनेजर हो, चाहे टॉप लेवल के मैनेजर हो, मतलब जो कंपनी के मालिक नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो भी वहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय है वो अलग हो जाता है, और प्रबंधक या फिर कह लीजिए मालिक वो अलग हो जाते हैं। तो 2 पक्ष हैं कंपनी के अंदर। अगर प्रबंधक मालिक नहीं है तो वो इधर आ जाएगा, अगर वो प्रबंधक मालिक ही है तो वो इस तरफ रहेगा। मतलब कंपनी के मालिक और कंपनी में काम करने वाले लोग, तो ये 2 पक्ष नज़र आते हैं। तो इन 2 पक्षों में हमेशा टकराव की स्थिति रहती है। ये इन लोगों को लगता है कि इनका शोषण हो रहा है, इनको इनके काम के मुकाबले पैसा नहीं मिल रहा, और इन लोगों को लगता है कि सामने वाले जो लेबर है वो काम पूरी तरह करती नहीं, फ्री फंड की तनख्वाह उठा रही है। तो इन लोगों में हमेशा मतभेद की स्थिति रहती है। तो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे वो इसी बात को कहते थे कि इन दोनों पक्षों में जितना मैत्री रहेगी, मतलब आपस में मिलाप रहेगा, दोस्ती रहेगी, उतना ही कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। मतभेद को छोड़ करके मैत्री को अपनाना चाहिए, ये इनका दूसरा सिद्धांत था। वो ये कहते थे कि दोनों पक्षों में आपस में मित्रता रहे, उतना ही कंपनी के लिए अच्छा है। वो ये भी बात कहते थे कि ये दोनों पक्ष एक सिक्के के 2 पहलू की तरह हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये हेड है तो ये टेल है, ये हेड है तो ये टेल है। तो हेड टेल की जो सिचुएशन है, एक सिक्के में दोनों ही पहलुओं का होना बहुत ज़रूरी है। दोनों साइड्स होती हैं हेड और टेल, तो ये जब तक दोनों हेड और टेल दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, दोनों मिलजुल करके काम नहीं करेंगे, तब तक कंपनी के बारे में अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या क्या बताया, एक तो पुरानी बातों को छोड़ करके विज्ञान का प्रयोग करो। दूसरा, ये जो 2 पक्ष हैं एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह हैं, जब तक आप इसमें आपस में दोनों में मित्रता नहीं रहेगी तब तक संस्था को अच्छे लाभ नहीं मिल सकते। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये इसके लिए ज़रूरत है, ये इसके लिए ज़रूरत है। ये अगर काम करेगा तो इसको फ़ायदा मिलेगा, ये अगर अच्छा व्यवहार करेगा तो इन दोनों को इसको फ़ायदा होगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरा सिद्धांत उन्होंने कहा सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। हमने ये वाला सिद्धांत, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर दिया गया है, ये सिद्धांत हेनरी फ्योल का भी था एक प्रकार से। वहाँ सहयोग की भावना, जो हमने 14th नंबर का प्रिंसिपल पढ़ा था या 13th नंबर का होगा आई थिंक, तो जो हेनरी फ्योल ने दिया था सेम स्टेटमेंट यहाँ पर भी है।
जैसे एक ही फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह सेल डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो चाहे डिपार्टमेंट के अंदर देख लीजिए, चाहे सभी डिपार्टमेंट्स में देख लीजिए। डिपार्टमेंट के अंदर मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सेल डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये 5 लोग अगर काम कर रहे हैं, इसके काम करने की रूपरेखा या काम करने का तरीका इसके व्यवहार से भिन्न होगा। ये अलग तरीके से काम करेगा, ये अलग तरीके से काम करेगा, ये अलग तरीके से काम करने का। इन 5 की स्पीड या 6 के लोगों की स्पीड अलग अलग होगी। लेकिन ये मैं के स्थान पर अगर हम शब्द का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे का सहयोग करें, ये नहीं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे। ये तो हो गया डिपार्टमेंट के अंदर अंदर की बात। लेकिन अगर हम बात करें डिपार्टमेंट के बाहर, ये जो दूसरा डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ये जो सेल डिपार्टमेंट है तो ये कंपनी के अंदर ही ना। ये तो हो गया कंपनी के अंदर 2 डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में 5 लोग या 6 लोग, इस डिपार्टमेंट में 5 या 6 लोग। लेकिन अगर ये जो डिपार्टमेंट के अंदर भी जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, ये भी आपस में सहयोग करें, तथा साथ ही साथ 2 डिपार्टमेंट जो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, 2 डिपार्टमेंट जो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, वो उसके सभी लोग भी इन सभी लोगों का सहयोग करें तो भी कंपनी को फ़ायदा ही मिलेगा। और ऐसा ही होना चाहिए, फ़ायदा तो मिलेगा लेकिन होना भी ऐसी चाहिए कि मतलब एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले सभी लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, तथा एक ही कंपनी में काम करने वाले सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट का सहयोग करें। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सभी लोग मिलकर के माल जल्दी जल्दी बनाएं, सही क्वालिटी का माल बनाएं, जिससे सेल डिपार्टमेंट को माल बेचने में आसानी हो, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी होगी, जल्दी माल बनेगा, तभी सेल डिपार्टमेंट को जल्दी माल मिलेगा, वो जल्दी बेच पाएंगे। इनकी क्वालिटी अच्छी होगी तो इनको भी माल बेचने में आसानी रहेगी, ये कस्टमर के सामने अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। सेल डिपार्टमेंट को भी आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट का सहयोग करना चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को आगे परचेज डिपार्टमेंट का सहयोग करना चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सहयोग करना चाहिए। तो आपस में सभी डिपार्टमेंट जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे इंटरनली और एक्सटर्नली, तो सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। 4th सिद्धांत बताया गया जो कि लास्ट सिद्धांत है, वो उन्होंने बताया प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कार्यक्षमता तक सफलता से विकास। स्टेटमेंट से ही क्लियर हो रहा है ये साफ साफ कि अगर हम वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करेंगे तो हर एक लेबर की, हर एक मैनेजर की, चाहे वो लो लेवल का मैनेजर हो, चाहे मिडिल लेवल का, चाहे टॉप लेवल का मैनेजर, हर एक का उसकी कार्य क्षमता जो होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल करके आएगी, मैक्सिमम क्षमता, अधिकतम कार्य क्षमता निकल करके आएगी। तो हर एक व्यक्ति 100% जो उसकी एफिशिएंसी होती है उस पर तभी काम कर पाएगा अगर उसको अच्छा माहौल मिले, उसको अच्छी सैलरी मिले, उसके अच्छा उसके साथ व्यवहार किया जाए। मतलब हर एक के अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है वो पूरी तरह से हो सकता है काम ना कर पाए, लेकिन वो तभी काम कर पाएगा जब उसको थोड़ा मोटिवेट किया जाए, उसके साथ ढंग से बात की जाए, उसको कार्य करने का अच्छा माहौल मिले। तो FW टेलर यही बात कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का इस प्रकार से मोटिवेशन होना चाहिए, इस प्रकार से उसको समझाना चाहिए, इस प्रकार से उससे कार्य लेना चाहिए जिससे उसकी कार्यक्षमता बढ़े। और अधिक से अधिक कहाँ तक बढ़ सकती है कार्यक्षमता? 100% तक। तो अगर आज कोई व्यक्ति 40% एनर्जी के साथ काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए ताकि 40 से 50, 50 से 80, 80 से 90, 90 से 100% तक वो अपनी कार्यक्षमता को बढ़ा पाए, जिससे वो प्रोडक्शन को भी बढ़ाए, सेल को भी बढ़ाए, फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करें और कंपनी को ऊंचाइयों पर लेकर के जाए। तो FW टेलर क्या कहते थे कि मैनेजमेंट करो साइंस का प्रयोग करते हुए। तो जब हम साइंस का प्रयोग करते हुए मैनेजमेंट करेंगे तो उस चीज़ को क्या कहा जाएगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट। मतलब प्रबंध को करते समय पुरानी तकनीकों को छोड़ करके नई नई तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, नई नई वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करना,
इसी चीज़ को वैज्ञानिक प्रबंध कहा जाता है। ये सिद्धांत किसने दिए थे, यानी कि ये बात किसने कही थी, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? FW टेलर ने, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। इनके प्रमुख 4 सिद्धांत हैं। उन्होंने कहा था विज्ञान का प्रयोग करो पुरानी बातों को छोड़कर। उन्होंने कहा था कर्मचारी पक्ष और प्रबंधकों मालिकों के बीच में संबंध अच्छे होने चाहिए, मित्रता के संबंध होने चाहिए, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने कहा एक ही फैक्ट्री में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे का सहयोग करें, केवल अपने डिपार्टमेंट के बारे में ना सोचें। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट केवल अगर अपने बारे में सोचेगा तो सेल डिपार्टमेंट की हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली सभी के बीच में सहयोग होना चाहिए। और लास्ट उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से मोटिवेट करें ताकि वह अपनी अधिकतम कार्यक्षमता पर कार्य कर पाए। तो ये थे बेटा 4 सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ। नेक्स्ट क्लास में अब हम करेंगे इसके वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों का एक्सप्लेनेशन।